हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 1। उसके गद्य खंड का हमारा आखिरी अध्याय है भारत माता। ये पाठ हमारे सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रस्तुत किया गया है। आज हम इसका देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर से आपको बता दूं, हमारी क्लास 11th में दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव, जिसमें अलग अलग बुक्स चलती हैं। सिर्फ एक बुक हमारी कंबाइंड चलती है, ठीक है, जो हमारी कोर और इलेक्टिव में भी चलती है, प्लस क्लास 11th और 12th में भी चलती है। वो बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके अलावा कोर में हमारी जो बुक चलती है वो है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। तो जैसा हमने देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हम आरोह भाग 1 को करा रहे हैं। तो ये हमारे दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड का आज जो हम अध्याय ले रहे हैं वे है भारत माता, जिसे लिखा हमारे सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम्स में हमसे दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से। यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हम आपको करा चुके हैं, और अब हम करा रहे हैं सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं ये मोस्टली दो तरीके से हमारे सामने आते हैं। एक है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न ये आपके पेपर में स्पेसिफाई तरीके से नहीं लिखा जाता, ये पता कराया जाता है जब आप उनकी वर्ड लिमिट्स को देखते हैं। ध्यान रखिए, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड रहेगा तो ये सारी बारीकियां आपको अभी से ध्यान रखनी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्लास 10th में नहीं देखी, क्लास 10th में तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली माइन्यूटली फॉलो करते आए हैं, लेकिन चूंकि 10th से 11th का स्टैंडर्ड अलग हो जाता है और आगे चल के 12th में भी ये चीज़ें थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। यानी कि जब आप 35, देखिए 10th में क्या रहता है, 25 to 30 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो लघु क्वेश्चंस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिमिट बढ़ जाती है। यानी कि 35 to 45 या 25 to 35 वर्ड्स के बीच में जो रहते हैं वो आपके लघु प्रश्न हो जाते हैं। 40 to 60 वर्ड्स के बीच जितने क्वेश्चंस आते हैं वो निबंधात्मक हो जाते हैं। तो ये ध्यान रख के रखना है आपको। और निबंधात्मक प्रश्न बनाना है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप हेडिंग्स या पॉइंट्स में दे सकते हैं। अगर कोई वो क्वेश्चन आप हेडिंग या पॉइंट्स में नहीं देख सकते हैं तो हर एक चीज़ को आप डिटेल में जब एक्सप्लेन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आपका निबंधात्मक हो जाता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला प्रश्न है, भारत माता पाठ के लेखक गांवों एवं शहरों में दिए जाने वाले अपने भाषणों में क्या अंतर रखते हैं? भारत माता के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो हमारे देश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। वो हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले जो है वो कार्यशील रहे हैं, देश को स्वतंत्र कराने के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इस वजह से वो बहुत से भाषणों को भी दिया करते थे, स्वतंत्रता से पहले भी और बाद में भी। तो इस कंडीशन में वो शहरों में भी भाषण देते थे और गाँव में भी देते थे। तो दोनों ही जगह भाषण देते समय वो अलग अलग चीज़ों का अंतर रखते थे। क्यों रखते थे? अब देखिए, शहर की पृष्ठभूमि अलग होती है, गाँवों की पृष्ठभूमि अलग होती है। इनमें बहुत अंतर होता है, लोगों की थिंकिंग में, रहन सहन में, पहनावे में, खान पान में, दिनचर्या में, हर एक चीज़ में बहुत अंतर होता है। इसलिए उनकी समस्याएं भी अलग हैं, उनकी नीड्स भी अलग हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वहाँ पर कोई मंत्री अगर जाएगा तो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेगा ना, जो उनकी समस्याएं अलग हैं, तो इसी तरीके से उनके भाषण के विषय भी अलग अलग, उनके भाषणों में अंतर हुआ करता था। भारत माता पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू देश में भ्रमण कर जगह जगह भाषण देते थे। शहर के लोग शिक्षित एवं समझदार होते थे तथा उनकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार की होती थी। मैंने बोला ना कि शहर के लोगों की समस्याएं, भाई जब हमारे रहने सहने, खाने पीने, सोचने, हर चीज़ का ढंग अलग है तो हमारी समस्याएं भी अलग होंगी। तो वही चीज़ें, उनकी समस्याएं भिन्न होती थी। इसीलिए नेहरू जी वहाँ विकास या प्रगति संबंधी बातें करते थे, क्योंकि वहाँ के लोग इस विकास और प्रगति को समझेंगे, इसलिए वो वहां पर इस तरीके की बातें करते थे। दूसरी तरफ गांव के लोग सामान्यतः कम पढ़े लिखे थे, यानी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे या अनपढ़ होते थे। ये अब देखिए, अभी तो गांव में भी लोग पढ़े लिखे रहने लगे हैं,
लेकिन पहले अब आज ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात कब की हम बताएंगे, आज से 75 साल पहले आप चले जाओ तब की बात बताएंगे ना। तो 75 सालों में लिटरेसी जो रेट था वो बहुत ही डाउन था हमारे देश में, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे या अनपढ़ हुआ करते थे, और उनका दृष्टिकोण एवं दायरा भी सीमित होता था। अब जब क्या होता है, हम गांव में रह रहे तो हमारे लिए हमारा संसार सारा गांव था, ठीक है। तो उनका दायरा क्या सीमित हो गया। शहर में रहने वाला व्यक्ति क्या है, उसका दायरा, उसका परिवार, घर, मोहल्ला, शहर सभी कुछ हो जाया करता था, है ना। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सोचता था, साहित्यिक स्तर पे भी सोच रहा है। तो मतलब उसका जो माइंडसेट है वो सब इस क्षेत्रों में सोच रहा है, जबकि एक गांव का जो व्यक्ति है उसका क्षेत्र सिर्फ सीमित होता था। इन लोगों के बीच वे देश की एकता पर बल देते थे। जब भी भाषण दे तो एक चीज कॉमन फैक्टर रखते थे, वो है देश की एकता। गांव हमारे देश की जान है, तो शहर भी हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में एकता का होना पहले जरूरी होता है। उनमें स्वराज्य की चर्चा करते जो सभी के लिए लाभदायक था। इस तरह नेहरू जी गांव एवं शहरों में दिए जाने वाले अपने भाषणों में अंतर रखते थे। तो काफी अंतर होते थे, लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर होता था वो है एकता पे बल और स्वराज्य की मांग में पुरजोर कोशिश। ये दो चीजें जो हैं वो दोनों ही जगह आपको देखने को मिलती थी, लेकिन उनकी समस्याएं और प्रगति से संबंधित बातें जो हैं वो शहर और गांवों में अलग अलग तरीके से हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 2 है, हमारे महाकाव्यों पुराणों ने ये सभी भारतीयों को पूरे देश से एक साथ जोड़ रखा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब हमारे महाकाव्य हैं या पुराण हैं, जो कोई भी हैं, ये हमारे देश की संस्कृति की प्राण है, ठीक है। प्राण है ना, कि नहीं मानते हैं आप। हमारे जितने भी हम अगर महाकाव्य या पुराण पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीज़ें इनमें सीखने को और जानने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जहाँ एक सूत्र में बांधते हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखते हैं, हमारे संस्कारों को हमें सिखाते हैं, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इनको हमारे देश को एक साथ जोड़ कर रखने के लिए एक माध्यम माना जाता है। हमारे महाकाव्यों और पुराणों का पूरे भारत देश की जनता को आपस में एक साथ जोड़ने में अत्यधिक योगदान है। अब देखिए क्या होता है, हम अगर किसी की भी पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है, हम उस देश को उसी क्षेत्र से जानने लगते हैं। जैसे हम श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण के लिए हमारे मथुरा, व्रज, वृंदावन हमारे लिए बहुत पूजनीय है। राम की बात करें तो हमारे लिए अयोध्या, चित्रकूट ये सभी पूजनीय हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। सीता जी की बात करें तो मिथिला हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो हमारे महाकाव्य या पुराण हमें हर क्षेत्रों से भी जोड़ने का काम करते हैं। हमारे किसान एवं जन सामान्य इन्हें पढ़कर या सुनकर न केवल भारत के अतीत की संस्कृति से परिचित होते हैं, बल्कि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, अंग, विदिशा, मथुरा, कपिलवस्तु, कुरुक्षेत्र आदि से भी परिचित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सिर्फ हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते, उनके जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। इन स्थलों से जुड़ी कथाओं एवं जानकारियों के कारण लोग भावनात्मक रूप से उस स्थान से के साथ स्वयं का जुड़ाव महसूस करते हैं। जब हम अपने महाकाव्यों और पुराणों में इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम उस क्षेत्र से जुड़ते हैं, उस क्षेत्र की खासियत है उससे जुड़ते हैं और हम इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। अब देखिए हम अगर राम भक्ति करते हैं तो हम अगर अयोध्या जाएंगे तो उस अयोध्या का हर एक पत्थर हमारे लिए पूजनीय है। क्यों? हम इमोशनली उस जगह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि राम उस जगह पर रहे, राम वहाँ पैदा हुए, उस जगह पर रहे, तो उनका एहसास हमारे साथ उस जगह से जुड़ जाता है। तो हम क्या हुए, इमोशनली उस जगह से अटैच हो जाते हैं। इस तरह महाकाव्य एवं पुराणों की समग्र भारत को एक साथ बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये महाकाव्य और पुराण संपूर्ण भारत को एक साथ बांध के रखे रहने का कार्य करते हैं।
प्रश्न संख्या 3 है, नेहरू जी की विश्व दृष्टि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उन्होंने सिर्फ भारत पर ही काम नहीं किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफी हद तक काम किए, लोगों को उसके बारे में समझाया, बताया कि सिर्फ हमारा ही देश नहीं है, इस पूरे विश्व में हमारा क्या स्थान है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है, इन सारी की जानकारी यहाँ के लोगों को कराना, ये भी एक उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेहरू जी की दृष्टि वास्तव में विश्व दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सरोकार पूरे विश्व के साथ था। यही कारण था कि उन्होंने किसानों के को चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र एवं पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों का हवाला दिया। इन सभी में कहीं ना कहीं क्रांति हुई, कृषि क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, प्रागैतिक क्रांति हुई, तो कई तरह की क्रांतियां हुई। तो यहाँ के जो कृषक थे, यानी कि किसान थे जो भारत के, उनको वहां पर हो रहे डेवलपमेंट, वहां पे हो रही क्रांतियां, वहां पे हो रहे बदलावों के बारे में जानकारियां दी कि भाई हम भी इस तरीके से बदलाव अपने देश में कर सकते हैं। उन्होंने रूस में होने वाले परिवर्तनों से भी किसानों को परिचित कराया तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताया। रूस में जो चीजें बदलाव हुई वो, और अमेरिका किस तेजी से उन्नति कर रहा है ये। भाई देखिए, उस समय जब ये भारत का भ्रमण करते थे नेहरू जी, तो हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। तो यहाँ के लोग अपनी ही समस्याओं से इतना ज्यादा जूझ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें हो रही हैं वो जानने समझने का ना उनको मन था और ना ही इतना बूता था। क्योंकि भाई देखिए, इतने सालों तक जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया ना, तो हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए हर लेवल पर, ठीक है ना। आप अगर कहोगे हम भाई टेक्नोलॉजी तो उस समय तक तो अस्तित्व में ही हम बोलेंगे हमारे देश में नहीं आई थी, बहुत ही माइन्यूट लेवल में हम जिसको बोलेंगे वो आएगी। तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, आज हम इंटरनेशनल लेवल पे हर एक चीज जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ये सभी कुछ है। हम कहीं पे भी बैठे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी हो रही चीजों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले चले जाइए, जब हमारा देश बस अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तो उस समय क्या था हमारी कंडीशन, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए जूझ रहे थे, खाने के लिए जूझ रहे थे। तो हम नहीं जानते थे इस बारे में कि हम बाहर के देशों में हो क्या रहा है। तो हमारे जब ये नेता यानी कि नेहरू जी जब यहाँ जाते थे, तो बाहर देशों में हो रही चीज़ों के बारे में हम लोगों को यानी कि किसानों को बताते थे कि हमारा देश भी ऐसा हो सकता है, इतना डेवलपमेंट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे को पहले स्वराज्य लेना ज़रूरी है, ठीक है, हमारे हाथ में ताकत का आना जरूरी है। तो लोगों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करने के लिए भी एक तरीके से विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हो रहे इन सारे बदलावों के बारे में बताते थे, ताकि लोग यहाँ पर भी इन बदलावों को महसूस करें। इसलिए स्वराज्य हमारे लिए पहले जरूरी है। वास्तव में नेहरू जी का दृष्टिकोण विश्व मानवतावाद से प्रभावित था। वे विश्व के सभी मानवों को एक दूसरे से जोड़कर देखते थे। यही कारण था कि भारत के किसानों के हितों को भी वे विश्व के अन्य देशों के किसानों के हितों के समान ही समझते थे। कभी विश्व में अगर जितने किसान हैं उनका अगर हित हो रहा है, तो उनका हित का फायदा भारतीय किसानों को भी होना चाहिए। तो इसी बात से, इसी उद्देश्य से वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कार्यरत रहते थे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के किसानों की कौन सी समस्याएं पूरे देश में एक समान है? अब हर क्षेत्र का अगर किसान है तो उसकी समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ समस्याएं एकदम कॉमन होती हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं वो आपको बतानी है। अच्छा देखिए, ये पाठ के आधार पर हम बता रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम की तो हम नहीं बोलेंगे, ये उस समय की हम बोलेंगे। तो उस समय, और ऐसा नहीं कह सकते कि अभी और उसमें थोड़ा सा फर्क आया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं आया होगा। लेकिन मोस्टली हमें आज से 75 साल पहले की ही ये समस्याएं बतानी है, जब का ये लेख लिखा गया है। तो अब ये कॉमन समस्याएं क्या हैं, देखिए इनको। भारत के किसानों की निम्नलिखित समस्याएं लगभग पूरे देश में एक समान है। कौन कौन सी हैं? निर्धनता या गरीबी, यानी कि सभी बहुत गरीब हैं। ये बात तो सही बात है, ये पहले भी थी और ये अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अशिक्षा यानी कि एजुकेशन पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में हम ये कहेंगे कि लोगों में शिक्षा होने लगी है।
तो अभी हम कहेंगे कि वो समस्या अगर पिछली आज से 75 साल पहले 100% थी, तो आज हम बोलेंगे कि 50% रह गई, ज़्यादा नहीं है। फिर है कर्ज का बोझ भी हम कहेंगे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की हो या किसानों की हो, सभी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब उसमें पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है। महाजनों एवं जमींदारों के शिकंजे में फंसा होना, ये समस्या तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि महाजन और जो जमींदार हैं वो अब पूरी तरीके से समाप्त हैं, अब वो है ही नहीं। लगान का अधिकतर भार, अब लगान भी जो है वो नहीं देना पड़ता है, जो एक समान पूरे भारत में एक लगाया गया, उस समय ये था। उस समय तो अंग्रेज सरकार थी, तो भाई 2-2, 3-3 गुना, 4-4 गुना लगान लगा दिया करती थी, ये एक समस्या थी। सूद यानी ब्याज के बोझ से त्रस्त, अब जो क्या कहते हैं कर्ज लिया जाता था, जैसे इन महाजनों और जमींदारों से जो कर्ज लिया जाता था, उसका सूद अर्थात ब्याज ही चुकाने में किसान पूरी तरीके से तबाह हो जाता था, वो मूल तक तो पहुंच ही नहीं पाता था, अर्थात जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो अब मान लीजिए उसे हर महीने देना है या वो फसल की कटाई पे देने वाला था, वो तो डिसाइड उठता है कैसे कैसे करना है। तो जब उसने ये डिसाइड किया कि मान लो हर महीने देना है, तो वो खाली ब्याज ही चुका पाता था, मूल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता था। पुलिस एवं प्रशासन का अत्याचार, अब ये भी बात सही है, उस समय पुलिस और प्रशासन दोनों अंग्रेजी सरकार थी, तो उनका अत्याचार भी उनको सहन करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत माता की जय के बारे में पूछने पर लोग कौतूहल से क्यों भर जाते थे। अब क्या है, जब जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचते किसी सभा में, तो भारत माता की जय के जयकारे लगते थे। अब जब ये जयकारे लगते तो सबको बड़ी भारत माता कौन है जिनके इनके जयकारे लग रहे हैं। एक दिन ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने पूछ लिया, तो अब इसको जानने के लिए लोगों के अंदर क्या कौतूहल था, ये आपको बताना है। भारत माता की जय का नारा लगाना एक परंपरा सा बन गया था, लेकिन अधिकांश लोग इसका मर्म ठीक से नहीं समझते थे। भाई अब चूंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था, सिंपल सी चीज़ है ना। अब उस दौर में क्या होगा कि जब ये दौर चला तो सभी लोग अब भारत माता, अब ये तो पता है कि भारत माता हमारा देश है, हम जयकारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान है, हम इसके जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, अगर ये हम भारत देश की बात करें तो वो क्या है, या भारत माता क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल था कि ये है क्या जिसके बारे में ये नारे लग रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आखिर ये क्या होता है। जैसे हमने बताया कि नेहरू जी पूछे कि आप ये भारत माता की जय लगा रहे हो, तो ये भारत माता है कौन। उन्हें बुरा यही लगता था कि वे देश का जयगान कर रहे हैं तथा अपने देश की उन्नति एवं प्रगति के बारे में अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं। नेहरू जी द्वारा लोगों से अचानक इस नारे का अर्थ पूछे जाने पर लोग विस्मय के साथ उन्हें देखने लगते, उनके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देते नहीं बनता था। यानी कि अब देखिए, हाँ हम अगर बोलें भारत माता की जय, हमसे बोलें कि तुम भारत माता की जय किसके लिए लगा रहे हो, तो हमें बड़ा गुस्सा आएगा ना कि भाई हम एक तो अपने देश के लिए नारे लगा रहे हैं, उल्टा ही हमसे पूछ रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती थी कि आखिर ये है क्या चीज़। अब ऐसे ही एक दिन नेहरू जी ने पूछ लिया, अब उनको लगे कि भाई क्या होता है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब नेहरू जी लोगों को ये बताते कि भारत के लोग ही भारत माता के अंश हैं, वही भारत माता हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और स्वयं को भारत माता का अंग जानकर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। अब नेहरू जी ने जैसे पूछा कि भाई भारत माता कौन है जिनके बारे में नारे लगा रहे हैं, अब इनके पास जवाब नहीं। कोई बोले खेत, कोई बोले जमीन, कोई कुछ बोले। कहते नहीं, देश बनता है देशवासियों से, यहाँ पर रहने वाले लोगों से, अर्थात भारत माता कौन हुए, आप सभी लोग। तो ये बात सुनकर लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई कि भाई हम ही हैं, हमारी ही जयकार हो रही है एक तरीके से। तो ये चीज वो सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, आजादी से पूर्व किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, इनका स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था। अब हमको बताना है आजादी से पहले। अभी तो हमने आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले या प्रेजेंट समय में मिला जुला आपको एक रूप बताया जहाँ किसानों की समस्याएं थी। अब इन्होंने सीधे सीधे हमसे पूछ लिया कि आज़ादी से पूर्व किसानों की क्या समस्याएं थी
और इसका स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था, यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उससे क्या संबंध था। तो देखिए क्या है, भारत गांवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश गांवों में बसता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सर्वाधिक प्रचलित व्यापार है, कहते हैं ना सबसे ज़्यादा प्रचलित जिस देश में जो व्यापार होता है उस देश की प्रगति उसी व्यापार पर निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार जिस चीज़ का होता है वो है खेती। खेती जो होती है, किसानों द्वारा जो उगाया गया अन्न होता है, यही सबसे व्यापक व्यापार है। इसीलिए कहा गया है भारत गांवों में बसता है। उस समय भी हमारे देश की 80% आबादी गांवों में रहकर खेती करने का काम करती थी। कब? आज़ादी से पूर्व की बात हो रही है। उस समय भी 80%, उस समय इतनी सिटीज़ नहीं डेवलप थी, इतने सारे लोग सिटीज़ में नहीं रहते थे। आज हम बोलेंगे कि 60-40 का रेशियो है, 60% अगर गांव है तो 40% शहर है। इस तरह देखें तो हमारे देश में जागृति तभी आ सकती थी जब इन ग्रामीण किसानों को जगाया जाता। अब 80% की आबादी कहाँ थी? जो आपके गांवों में। अगर मान लो किसानों को जागृत कर दिया जाए तो सोचिए कितनी व्यापक जनसंख्या जागृत हो जाएगी। तो यानी कि सबसे पहला काम करना था यहाँ के किसानों को जागृत करना। वो अगर जागृत हो गए तो अंग्रेजों को तो देश में कोई ठहरने का कोई जगह ही नहीं मिलती, उनको तो भागना ही पड़ता। ये उस समय गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों की गुलामी, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुल्म जैसी समस्याओं से उलझे हुए थे। तो अब ये उनकी समस्याएं थी। समस्याएं में हम देखिए, अभी हमने अलग अलग समस्या बताई थी। अब चूंकि ये एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है जहां पर हमें सारी चीजें बतानी है, तो उसमें हमने एक ही उसमें दे दिया। उस समय वे गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों की गुलामी, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुर्म जैसी समस्याओं से उलझे हुए थे। वो अंग्रेजों, हमें स्वराज्य चाहिए कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल ही इतनी सारी प्रॉब्लम थी, उस लेवल से ही वो लड़ने में बिजी थे। इसलिए इन्हें संगठित करना बहुत ही कठिन काम था। अब उनकी खुद की इतनी समस्याएं हैं, तो अब आप सोचिए कि आपको संगठित करना है किसके लिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि नहीं हो गई? इस कार्य को पूरा करने में लोकप्रिय राजनेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ये एक कार्य जो है राजनेताओं द्वारा किया गया। नेहरू जी ने भी, देखिए नेहरू जी ने भी बताया ना कि गांवों में गए, वहां लोगों को जागृत किया। उसी तरीके से और भी जो राजनेता थे उन्होंने भी ये कार्य करने की ठानी। भाई एक ही नेता तो नहीं कर सकता, सभी को मिलजुल कर करना पड़ेगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि इन सब समस्याओं से पहले और इनसे ज्यादा जरूरी है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, अतः इसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से गहरा था। तो अब सीधे सीधे क्या बताया गया कि माना कि आप सभी की ये समस्याएं हैं। अब जैसे होता है ना कि अब आप ले लीजिए कर्ज, जैसे यहाँ पर दिया गया ना, गरीबी, कर्ज, पूंजीपति, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस, ये सभी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंग्रेजी सरकार से कनेक्ट थे। ये सब एक ही जड़ के निकली हुई शाखाएं थी। तो उस जड़ को जब तक हम नहीं हटाएंगे, ये शाखाएं अपनी जगह रहेंगी, लहलाती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और हमारे घरों में घुसकर छेद करती रहेंगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी थी? उस जड़ को खत्म करना, अर्थात अंग्रेजी सरकार के शासन को खत्म करना। तो राजनेताओं ने यहाँ अपने किसानों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी और इस तरीके से इनका संबंध जो है वो सीधे सीधे किससे हो गया? स्वतंत्रता संग्राम से। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमारे किससे थे? संग्राम से। जैसे ही संग्राम होगा, अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाएगा, ये समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक द्वारा भारत माता की जय का क्या अर्थ समझाया गया? इससे ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब जब नेहरू जी ने पूछा कि भाई भारत माता क्या होते हैं, तो भाई कोई बोले जमीन होती है, कोई बोले खेत होता है, किसी को पता नहीं। तो नेहरू जी ने उसका अर्थ समझाया कि कोई भी देश वहाँ के रहने वाले वासियों से बनता है। अब मान लीजिए कोई भी एक घर है, हम देश को नहीं लेते हैं, आप ऐसे समझिए कोई एक घर है। अब वो घर की पहचान क्या है? उसमें लगी ईंट, उसमें लगा पत्थर,
क्या चीज़ उसकी पहचान है? उसमें रहने वाले लोगों के लिए। वो बोलेंगे ना कि वो चौधरी साहब जी का घर है, या वो बोलेंगे ना कि वो श्रीवास्तव जी का घर है, इस तरीके से बोला जाएगा ना। ये तो नहीं बोला जाएगा कि वो ईंटों का घर है, कि वो मिट्टी का घर है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। तो घर की पहचान हमेशा उसके अंदर रहने वाले लोगों से होती है। उसी तरह किसी भी देश की पहचान उसमें रहने वाले वासियों की होती है। यही चीज़ नेहरू जी ने समझाया कि कोई भी देश जो है, आप जो भारत माता बोल रहे हैं, वो कैसे बनी है? वो हम सब से मिलकर ही बनी है, हम ही हैं भारत माता। लेखक ने समझाया, भारत माता की जय अर्थात भारत भूमि के साथ साथ इसके कोटि कोटि नागरिकों की जय। तुम सब इसका अभिन्न अंग हो, अर्थात भारत के साथ साथ तुम सब की जय हो। भारत माता दरअसल ये सभी करोड़ों लोग हैं। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। ऐसी मासूम प्रतिक्रिया मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। अब क्या होता प्रतिक्रिया? उन्होंने तो बताया कि आप जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो भारत माता कोई और नहीं है, आप ही हैं ये भारत माता। अब भारत माता तो उन्होंने बोल दिया। अब जब ये बात उन लोगों किसानों को समझ में आई तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ, और इस गर्व से उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती थी, मतलब एक सच्ची प्रतिक्रिया। इसीलिए इसको एक मासूम प्रतिक्रिया के रूप में दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, नेहरू जी किसानों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और क्यों? नेहरू जी द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों पूछे गए? जलसे में नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया गया। इसी को नेहरू जी ने प्रश्न बना लिया, भारत माता कौन है? अब चूंकि सभी बोल रहे थे भारत माता, तो भाई उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण का शुरुआत इसी से कर दिया कि भाई आप अगर भारत माता की जय बोल रहे हैं तो आखिर ये भारत माता है कौन, किसकी जय की बात हो रही है? इस सवाल पर ग्रामीणों को कौतूहल और ताज्जुब होता और वे चाहकर भी कोई जवाब ना दे पाते। भाई एक इतना बड़ा राजनेता, और वो इस मिट्टी का राजनेता है, और वो ये पूछे कि आप जिसकी जयकार लगा रहे हैं वो कौन है, तो लोगों को भी ताज्जुब होता और कौतूहल होता कि इनके लिए आखिर भारत माता कौन है। हम तो सोच रहे थे कि ये धरती ही हमारी भारत माता है, तो आखिर इन्होंने किसको भारत माता बोला? तो ताज्जुब इसलिए क्योंकि इतना बड़ा राजनेता ये प्रश्न पूछ रहा है, और उन्हें कौतूहल कि ये उनके लिए भारत माता कौन है। आखिर एक जाट ने जवाब दिया। अब जब वहां जितने लोग बैठे थे उनमें एक जाट था, वो खड़ा हुआ, उसने बोला कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है, यानी कि ये जो भूमि है इससे उसका मतलब है। लेखक ने इस पर भी प्रश्न पूछे, कौन सी धरती? उन्होंने तुरंत क्या पूछा, कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की, जिले की, या सूबे की? इस पर इस तरह कौतूहल जगाकर लेखक उन्हें समझाना चाहते थे कि समस्त हिंदुस्तान के साथ साथ उनकी स्वयं की भी जय इसमें शामिल है, वे इस देश के अभिन्न अंग है। अब जब जाट ने उत्तर दिया कि भाई हम इस धरती की जय कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कौन सी धरती? जिस धरती पे आप इस समय खड़े हैं वो टुकड़ा, आपकी गांव की धरती, आपके जिले की धरती, किसके बारे में आप जय बोलना चाह रहे हैं? तो भाई अब लोगों को समझ में ना आए कि क्या जवाब दिया जाए। तब उन्होंने ये बताया कि हम सभी इस धरती का अभिन्न अंग हैं, यानी कि आप, हम, ये सभी, जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो एक तरीके से हम सब आपस में एक दूसरे की जय जयकार कर रहे होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की एकता को पाठ में किस आधार पर सिद्ध किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अब भारत की एकता को पाठ में किस प्रकार सिद्ध करने की कोशिश की गई है? कैसे बताया गया है कि भारत में एक अखंड एकता है? आजादी पाने के लिए लोगों को उसके सीमित क्षेत्र से बाहर लाना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर हम बताते हैं सीमित क्षेत्र क्या होता है। ये नहीं कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर से बाहर आने का मतलब हमारे काम का क्षेत्र, हमारी सोच का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र से। अब जैसे यहाँ किसानों की बात हुई, इस पूरे पार्ट में लगभग हमने किसानों के बारे में ज़्यादा बात करी। तो जब हम किसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका सीमित क्षेत्र क्या था? उनकी खेती, उनकी समस्याएं, उनकी रोजी रोटी, बस। अब क्या था, किसी भी देश की आज़ादी के लिए पहले क्या ज़रूरी है कि हमारा जो अपना एक कंफर्ट जोन है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम समस्याओं को झेलते हैं, वो हमारा सीमित क्षेत्र होता है। अब आज़ादी जो है वो एक नेशनल लेवल की चीज़ थी, यानी कि हम संपूर्ण भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा था,
हम अपना आधिपत्य चाहते थे, यानी कि स्वराज्य चाहते थे, तो इसलिए सबको मिलकर काम करना था। तो सबसे पहले क्या जरूरत है, सबको अपने अपने एरिया से बाहर आना था, यानी कि सबको, जब हम अपने सीमित क्षेत्र में रहते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमारी समस्याएं हैं, ये सभी कुछ हम सोचते समझते हैं। सामान्य ग्रामीण तो अपने गांव, खेत और सूबे से आगे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। जैसे हमने बताया कि जो किसान होते हैं वो उतनी एरिया जहां उनकी खेती है, जहां वो रह रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं जानते थे। अतः पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाने वाले नेताओं द्वारा यह समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहां तक है और इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी ही। आज जैसे हम बात करें तो हमारा ज्ञान इतना वृहत हो चुका है टेक्नोलॉजी के जरिए या एजुकेशन के जरिए कि हम जान चुके हैं कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने राज्यों में बटा है, इसका जो है भौगोलिक स्थितियां क्या है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप आज से 75 साल पहले जाइए, जो वहाँ जैसे हम लोग तो भाई बहुत हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। हम अगर क्या कहते हैं उत्तर भारत में रह रहे हैं तो हम दक्षिण भारत घूमने भी जाते हैं, हम पश्चिम भारत भी घूमने जाएंगे, होता है कि नहीं होता है, हम बहुत सारे एरियाओं में घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। लेकिन अब पहले जाइए, 75 साल पहले लोग जिस गांव में रह रहे हैं वहीं पैदा हुए, वहीं मर गए और उस एरिया से कभी उन्होंने निकलना भी सोचा ही नहीं था। तो वो ये नहीं जानते थे कि इस सूबे से भी अलग निकलकर और भी कोई जगहें हैं। सुनते जरूर रहते होंगे लोक कथाओं और लोकगीतों में, लेकिन वो जानते नहीं थे। लेकिन जब ये नेता चारों दिशाओं में फैले तो उन्होंने बताया कि हमारा देश कहाँ से कहाँ तक फैला है और इन सभी पर अंग्रेजों का आधिपत्य है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी समस्याओं से अगर आप निजात चाहना चाहते हैं तो हमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को हटाना होगा, और ये तभी होगा जब आप हमारे साथ होंगे। नेताओं द्वारा समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहां से कहां तक है और इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। तो भारत किसान चाहे दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, सब ही जो है कर्ज, लगान, महाजन, पूंजीपति, पुलिस, सरकार, प्रशासन, इन सभी से त्रस्त है, क्योंकि सबकी समस्याएं यही हैं। अतः एक ही उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, और इस प्रकार देश की अखंडता को समझाया गया। उन्होंने बताया कि जब सबकी समस्याएं एक हैं तो उन समस्याओं की जड़ जो है उसे खत्म करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। एक देश के लिए हम सभी को मिलकर स्वराज्य के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि यही सबके हित में है। और सबको यही समझाया गया कि अगर आप चाहते हैं तो हमें संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा, क्योंकि हम सभी की समस्याओं की जड़ एक ही है और उस जड़ को हटाना होगा। प्रश्न संख्या 10 है, स्वतंत्रता आंदोलन के समान नेहरू जी ने जन जागरण कैसे किया? अब स्वतंत्रता आंदोलन चल तो रहा था पूरे देश में, और उस दौरान जो है राजनेता सभी एरियाओं में जा रहे थे, नेहरू जी भी जा रहे थे। तो उन्होंने जन जागरण यानी लोगों को जगाने का कार्य कैसे किया? जैसे कि हमने किसानों को बताया, किसानों को भी जगाने का कार्य किया गया। तो देखिए क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जलसे आयोजित किए जाते थे, उनमें नेताओं के भाषण हुआ करते थे। नेहरू जी ने अपने भाषण का एक अलग तरीका निकाला। अब क्या होता था, चूंकि भाई अब लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो जब मान लीजिए कोई भी नेता जाएगा तो वो भाषण देगा, और उस भाषण के लिए क्या होता था, एक अलग तरीका निकाला गया था। क्या था, वे केवल भाषण ही नहीं देते वरन लोगों से ऐसे प्रश्न पूछते कि जिसका उत्तर बताने के लिए भारतीय ग्रामीणों को देश के लिए सोचना पड़ता। प्रश्न ऐसा होता कि आप सिर्फ अपने सूबे या अपने जिले के बारे में बात नहीं कर सकते थे, आपको सभी के बारे में बात करनी, अर्थात पूरे संपूर्ण भारत के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसे प्रश्न क्या था, भारत माता कौन है? अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या चाहिए था कि उन्हें पूरे भारत के बारे में सोचना पड़ता। जैसे भारत शब्द का क्या अर्थ है, भारत माता की जय का क्या प्रयोजन है, यह भारत माता कौन है? जब काफी सोचने के बाद किसानों और ग्रामीणों का कौतूहल बढ़ जाता, कौतूहल मतलब जानने की इच्छा जब बढ़ जाती, तो वे चाहते कि लेखक ही उत्तर दे तो नेहरू जी उसका अर्थ बताते। इस भागीदारी और जिज्ञासा से जन जागरण बहुत सुगम हो जाता। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई एक नया टॉपिक शुरू किया गया,
तो मैम सबसे पहले आप लोगों से कई टॉपिक एकदम से शुरू नहीं कर देती हैं। क्या करते हैं कि आपसे पहले उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आपसे पहले ये पूछा जाएगा कि आखिर उस टॉपिक के बारे में आप जानते क्या हो। जब हम ये देख लेते हैं, ऐसे अमूमन हम भी जैसे जब क्लासेस में जाते हैं तो क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस टॉपिक के बारे में कितने लेवल से जानते हैं। पहली बात ये ज़रूरी होती, क्योंकि अगर आप उस लेवल तक नहीं जान सकते हैं तो हम उसके आगे पहले आपका लेवल तो हम चेक करें कि आप कहाँ तक जानते हो, फिर आपको पढ़ाना वहीं से शुरू करना पड़ता है हमको। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, जब भारत माता की जय की जयकारे लग रहे हैं, नेहरू जी वहाँ पर भाषण देने के लिए पहुँचे हैं, तो वो सबसे पहले एकजुट करना चाहते हैं। तो एकजुट करने के लिए क्या है कि आपकी सोच को एक साथ लाना पहले ज़रूरी होता है। तो उसमें पहले हमें ये देखना है कि जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर भारत देश के लिए हो रहा था, तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका भारत के मामले में नॉलेज क्या है। तो वही यहाँ पर नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने सीधे सीधे क्या किया, उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि लोग सामूहिक रूप से सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे क्या था, भारत शब्द का अर्थ क्या है, फिर भारत माता की जय का क्या प्रयोजन है, आखिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर है ये भारत माता है कौन जिनकी आप जयकार लगाते हैं। जब अब ये सारी चीज़ें क्या हुई, ऐसे शब्द थे कि भाई ये यूज़ तो कर रहे थे, मगर अगर इसका डीपली हम अर्थ सोचने की कोशिश करें तो शायद हमें नहीं पता होगा। तो अब किसान भी परेशान कि भाई इसका मतलब होता क्या है। तो अब उन्हें लगा कि भाई बहुत सोच विचार किया, कई लोगों ने जवाब भी दिया, जब नहीं हो तो सब यही सामूहिक रूप से चाहते कि भाई लेखक ही इस चीज़ का जवाब दे कि आखिर इसका अर्थ क्या है। और इसी तरीके से नेहरू जो है वो लोगों के अंदर जागरण अर्थात शिक्षा, भारत को लेकर जो है उनकी जागृति करते थे, उन्हें बताते थे, उनके ज्ञान की बढ़ोतरी करते थे, और इस तरीके से सभी लोग संगठित हो जाते थे अपने सोच और विचारों के साथ में। प्रश्न संख्या 11 है, नेहरू जी अपने भाषणों में शहरों और गांवों में क्या अंतर रखते थे। अब देखिए क्या है, जब नेहरू जी भाषण देते थे तो उनके भाषणों में शहरों और गांवों में क्या अंतर वो रखते थे। अब जैसे कि बताया गया है कि भाई शहर का परिवेश, गांव का परिवेश दोनों अलग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के लोगों की ज़रूरतें, यहाँ के लोगों की समस्याएं सभी कुछ अलग अलग होती हैं। तो जब ये बात होती तो क्या होता कि जब हम देखेंगे कि जहाँ के लोग अलग अलग हैं तो यहाँ की समस्याएं अलग अलग हैं, तो उनसे जब हम भाषण देंगे या उनसे बात करेंगे तो उनके टॉपिक्स भी अलग अलग होते ही हैं। नेहरू जी देश भर में भ्रमण कर जन जागरण किया करते थे। शहरों में वे विकास, स्वतंत्रता की चर्चा करते, उनकी मूलभूत समस्याओं पर केंद्रीय भाषण देते, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित व जागरूक थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और जागरूक थे, इसलिए वो उन्नति, प्रगति, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते और समझते थे। लेकिन इसके विपरीत गाँव में अलग बात थी। गांव के लोग अशिक्षित थे, उनकी समस्याएं अलग थी। अब उनकी समस्याएं थी लगान, प्रशासन, पुलिस, इस जैसी समस्याएं उनके लिए थी। तो अब जाहिर सी बात है जब उनसे बात करी जाएगी तो उनका टॉपिक अलग होगा, इसीलिए वे वहाँ देश की चर्चा करके उनका ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। अब उनको ज्ञान नहीं है तो उन्हें पहले देश के बारे में बताते, फिर संपूर्ण देश की समस्या के बारे में बताते, और उस समस्या के उन्मूलन से क्या होगा, किसानों की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, इस चीज़ को वो बताया करते थे। वे सबको बताते कि यह देश विभिन्न जातियों, वर्गों, समूहों का होते हुए भी एक है, इसे हमें स्वतंत्र कराना है। हमने ये देखा कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां रहती हैं, क्योंकि शुरू से हमारे देश में बाहरी लोगों का आना बहुत रहा। जो लोग यहाँ आकर बस गए वो लोग यहाँ पर अपने आप अपनी समाज और संस्कृति को लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे जाति रहे, धर्म रहे, संप्रदाय रहे। अब जब ये सब लोग रहे तो इन लोगों की बोलियां, पहनावा, ये सब कुछ भी अलग अलग रहा। तो वही चीज़ बताते कि यहाँ पर इतने तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी की समस्याओं की जड़ जो है वो एक ही है, और उसको हमें मिटाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 12 है, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें।
अब यह देखिए बहुत सारे नारे लगे, हम सभी जानते हैं, कुछ तो आप भी जानते हो, कुछ क्या बहुत जानते होंगे। तो उनमें से 10 नारे यहाँ लिखे हैं और उनका संदर्भ भी हमें बताना है कि अर्थात ये किस संदर्भ में ये नारे दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे। जैसे पहला है वंदे मातरम, किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र था कि आपको कहते हैं ना, एक हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो एक मंत्र जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया था, यानी कि अभी तक जो है वो अहिंसा से हो रही थी, लोग इतना हिंसात्मक नहीं होते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर अब शस्त्रों से लड़ाई होने वाली थी। जब शस्त्रों से लड़ाई होती है तो क्या होता है कि भाई खून बहेगा, तो वही चीज़ उन्होंने बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट आते हैं इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बात बोली गई, यानी कि ये जो क्रांति की जोत जल गई थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उसको और वो प्रज्वलित रहे और भड़कती रहे, उसके लिए ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आज़ादी के लिए था, यानी कि अंग्रेज जो भारत में आ गए थे, हमारे देश का तो पहला प्रथम ये था कि भाई अब तुम हमको स्वराज चाहिए, तुम देश छोड़ कर जाओ। तो ये नारा क्यों दिया गया था? हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए था, हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए थी, इसलिए जो है ये नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेक्स्ट है करो या मरो, ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन में जब क्या है, या तो तुम्हें कर्म करने हैं या मरना है। अब जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उकसाना था कि अब उनको इतना ज़्यादा कि अब आप चले जाइए। तो उस दौरान जब हमारे घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति आके अगर कब्ज़ा कर लेगा, जैसे अंग्रेज़ों ने आके कब्ज़ा किया, अब उनसे बोलेंगे तो ही निकल जाओ, तो वो आसानी से तो निकलेगा नहीं, वो भी हिंसात्मक होगा, और हिंसात्मक होगा तो वो हम पर आक्रमण भी करेगा, और अंग्रेज़ों ने भी यही किया। जब उनसे हमने कहा कि भाई निकल जाओ तो वो हिंसात्मक हो गए और उन्होंने हम पर हमला किया। तो इस तरीके से यानी कि तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारा भी जो है वो विरोध होगा और तुम्हें भी जो है हिंसा का सामना करना पड़ेगा। फिर है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने दिया था, लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बुझाया था उनको, मतलब लोगों को कि भाई स्वतंत्र रहना हर किसी का अधिकार होता है, तो ये हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिया था। फिर है दिल्ली चलो, ये किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने, अंग्रेज़ों को सत्ता से बाहर करने के लिए। अंग्रेज उस समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे और उसी से वहीं से वो पूरे संपूर्ण भारत को कमांड कर रहे थे, तो उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि चलो दिल्ली चलते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को वहाँ से अब हमें बाहर निकालना है। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन के अंदर ऐसे रूल्स लगाए गए थे जो यहाँ के किसानों, यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत कष्टकारी थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, राष्ट्रीय एकता हेतु, सबको एकजुट करने के लिए उन्होंने इस नारे को लगाया, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, कि हम सभी एक हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट ने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। एनी बेसेंट ने यह नारा दिया कि जब भाई अंग्रेज आए तो यहाँ पर अपना सामान लेकर आए, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब उनका व्यापार ही नहीं होगा तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 13 है, आपकी दृष्टि से भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। भाई हमने पाठ के लेखक के हिसाब से बता दिया, लेकिन अब आप ये बताना है कि आपके लिए जो है वो भारत माता आप क्या सोचते हैं, कौन है, क्या है। अब इस जगह पर आप सभी की अपनी अपनी एक राय होगी, उस राय को आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको पूरा जो है वो संयम बनाकर रखना है, भाषा की मर्यादा को बनाकर रखना है, और कैसे लिखना है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या है, आप अपनी राय आराम से लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें हम आप की जो भी सोच है उसे लिखने के लिए स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है, यानी कि मेरे हिसाब से भारत माता क्या है, हम क्या सोचते हैं वो बताते हैं।
वाले हैं। यहाँ के लोग पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति की व सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। तो सच्चा भारत यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ पर पलने वाली जो पशु पक्षी हैं, यहाँ का पर्यावरण, वातावरण, खेत, खलियान, सभी कुछ जो है वो भारत ही है। तो हमारे हिसाब से ये सभी कुछ मिलकर ही भारत बनता है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा करें। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व हमने भारत के जो किसान हैं उन सभी की समस्याओं को देखा यहाँ पर। अब हमें बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर और अभी तक इनकी समस्याओं में क्या परिवर्तन आया। उन्होंने बताया ना कि स्थिति किस सीमा तक बदली है, यानी कि क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या चीज़ें बदल गई हैं, वो आपको बतानी है। बदलाव तो आए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी बदलाव और चाहिए। वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे किसान हैं। अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है, यानी कि पहले क्या होता था, बारिश पर ही पूरी तरीके से जो हमारी खेती डिपेंड होती थी, लेकिन अब क्या है, वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रह गई है। अब लोग जो हैं बोरिंग करवाते हैं, जिसके पानी से भी खेती हो सकती है। जो वर्षा का जल है उसे भी संजोकर साल भर के लिए रखा जा सकता है। तालाब हैं, नहरें हैं, उनमें रखा जाता है, तो उनसे भी खेती होती है। अब जहाँ पहले बैलों द्वारा और हल द्वारा खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, है ना। अब आप बैलों द्वारा बहुत कम जगहों पर खेती देखेंगे, अब तो मोस्टली लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के अनेक साधन तथा बिजली की व्यवस्था है। सिंचाई के बहुत सारे साधन, जैसे मैंने भी बताया, नहरें हैं, बोरवेल्स हैं, ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा बिजली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले तो गाँवों में बिजली हुआ ही नहीं करती थी, शहरों में भी बहुत कम रहती थी। अब तो शहरों में तो परमानेंट आती है, गाँवों में भी अब बिजली आने लगी है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। कर्ज भी जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होता है किसानों के लिए, और साथ ही साथ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है कर्ज माफ़ी को लेकर। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध कराने को तैयार है। जैसे मैंने बताया, बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा है। अब जमींदार ही हट गए तो उनकी गुलामी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इससे किसानों और आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यानी कि किसानों की, पहले क्या होता था, किसान जो खेती करे पहले उसे कुछ पोर्शन जमींदार को देना है, फिर अंग्रेज को देना है, फिर वहाँ के जो राजा होते थे उनको देना है। तो मतलब इस तरीके से उसकी जो पैदावार होती थी वो कई हिस्सों में बंट जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो भी उनकी पैदावार होती है वो उनको जो है अपने एक मूल्य डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग वो बेच सकते हैं। उनको टैक्स जो है वो सिर्फ उनके लिए गए कर्ज पर लगता है, बहुत मिनिमम टैक्स उनको दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू ने क्या सपने देखे थे, क्या आजादी के बाद वे साकार हुए हैं, चर्चा कीजिए। तो नेहरू जी ने एक स्वतंत्र भारत के लिए क्या जो सपने देखे थे वो आपको बताने हैं, और क्या भारत के बाद मतलब आजादी के बाद जो उन्होंने देखा था सपना, क्या वो साकार हो पाया है या नहीं है। देखिए, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे। उन्होंने क्या सोचा था, पहला, किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त कराएंगे। यानी ये जो महाजन और जमींदार जिनसे ये कर्ज लेते हैं या जिनको ये टैक्स देते हैं, उनके चंगुल से छुड़ाना था। तो जो ये सपना था वो हम आज कहते हैं कि 100% साकार हो चुका है। देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे, वो भी सही हुआ है। विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करेंगे। आजकल सभी लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत डीपली नहीं तो नेशनल लेवल पे तो सभी लोग जानते हैं। देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए हैं। तो अब ये अगर हम देखें, देश की गरीबी दूर होगी तो काफ़ी हद तक तो दूर हुई है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दूर हुई है, लेकिन अभी और हो सकती है। तो ये एक सपना ऐसा है, ये और टेक्नोलॉजी को लेकर, कि ये अभी पूर्णतः सत्य नहीं हुए हैं, इनको हम कर सकते हैं। लेकिन एक सपना जो पूर्णतः सत्य हुआ है वो है किसानों को जमींदारों और महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने का। ये पूरी तरीके से जो है वो साकार हो चुका है, क्योंकि अब जमींदार रहे ही नहीं है।
सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। यानी कि हम ये नहीं कहते कि समाज ने जैसे बताया, लेकिन अब क्या है, राजनीति भी अब पनपी है, खेती को लेकर भी पनपी है। तो लोगों, अभी किसानों के अंदर अभी वो समस्याएं बाकी हैं जहां हमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। वो चीज़, भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ है, उद्योग स्थापित हुए हैं परंतु सीमित क्षेत्रों में हुए हैं, गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है परंतु आम जन सुविधाएं सभी को नहीं मिली हैं। तो गरीबी जो एक भयानक रूप में थी वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी सबको सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। तो अभी भी थोड़ा वक्त और लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा कि जो सपना नेहरू जी ने देखा था वो कभी पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा अभी वक्त और लगेगा और ये सपने जरूर पूरे होंगे। प्रश्न संख्या 16 है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? किसान के लिए भारत माता जो है वो उनकी खेती है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ों का, यानी कि बेसिकली जो इस पृथ्वी से जुड़ी जो चीज़ें हैं जिनमें पहाड़, पर्वत, नदी, खेत, खलियान, ये सभी कुछ आते हैं, वो लेते हैं। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते हैं, यानी कि ये जो ज़मीन है उससे लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता में आते हैं। तो धरती का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ ज़मीन, इस ज़मीन पे जो कुछ है वो, और उसके ऊपर जीवित रहने वाले सभी लोग, सभी प्राणी जो हैं वो भारत माता ही कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? अब जब वो किसानों से जाकर बातें करते थे तो वो पश्चिम की क्रांति, पूर्व की क्रांति, इन सभी के बारे में बात किया करते थे, रूस की क्रांति, इन सब के बारे में बात करते थे। तो आखिर उनके लिए ये बात करना क्यों आसान हो जाया करता था? नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को दुनिया के बारे में बताते थे। तो अब देखिए, जो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के बारे में नॉलेज रखता है, जो अपने देश के बारे में ही नहीं रखता, उनको वो विदेशों के बारे में बताया करते थे। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण हैं। पहला, उन्हें पुराणों, महाकाव्यों की कथा कहानियों में किसान पहले से परिचित थे। अब किसान जो हैं वो अध्यात्म से पहले जुड़े रहते हैं, तो उन्होंने पुराण और महाकाव्य पढ़े थे, और पुराने और महाकाव्यों में सिर्फ हमारी इस धरती, हमारे देश के बारे में ही नहीं, पूरे संपूर्ण देश के बारे में बात की, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात की गई। तो वो पहले से ही अवगत थे इन सभी चीज़ों के बारे में। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर थे। अब ऐसे बहुत से लोग थे उनमें जिन्होंने तीर्थों की यात्रा करी हुई थी। अब तीर्थ जो है आप आप अगर देखेंगे तो उत्तर में भी पहाड़ों में हैं, दक्षिण में समुद्र में भी हैं, और पूर्व पश्चिम में भी हैं। तो चारों तरफ दिशाओं में तीर्थ हैं। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इन तीर्थों की यात्रा करी हुई थी, इसलिए उसके बारे में जानना उनके लिए कठिन नहीं था कि हाँ भाई ऐसी भी जगहें होती हैं, इसलिए उनको बताया जा सकता था। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। जब वो जाते थे तो वहां से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो वो विदेश भी गए थे, इसलिए वहां जानते हैं। कुछ लोग विदेशों में नौकरियां करते थे, यानी कि नौकरियां भी वहां बाहर जाकर करते थे, तो इसलिए भी विदेशों के बारे में वहां पर बैठे बहुत सारे लोगों को पता था। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी, यानी कि 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी, इस कारण से लोग काफ़ी हद तक विदेशों से के बारे में परिचित हो चुके थे। तो ये सभी कारण हैं कि विदेशों के बारे में लोग थोड़ा बहुत कुछ जानते थे। इसलिए क्या हुआ कि उनको समझाना और बताना आसान हो गया था नेहरू जी के लिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? किससे करते थे? वो अपने भाषणों में जब जाते थे तो वहां के किसानों से इस बारे में चर्चा करते थे। नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे, यानी कि जगह जगह जो है जलसे आयोजित किए जाते थे तो उनमें वो जाते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। अब ये क्यों करते थे? पहला कारण ये है
कि भाई अगर हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए और हमारे भारत की 80% आबादी अगर गांवों में जो है निवास करती है, अर्थात किसानों के रूप में है, तो उन्हें इस भारत के बारे में बताना ज़रूरी है, तभी तो वो उसकी आज़ादी के लिए हमें सहयोग देंगे। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि वो चर्चा अवश्य करते थे भारत की किसानों के सामने। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण के भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है, यानी कि वो इतना दृष्टिकोण नहीं रखते। उनका दृष्टिकोण सीमित होने का मतलब उनकी अपनी समस्याएं अपने जिले अपने सूबे तक ही सीमित है, वो संपूर्ण भारत की नॉलेज नहीं रखते, इसलिए वो दिया करते थे। वे उन्हें बताते कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी इस देश एक है। अब देखिए उत्तर में इतना ठंडा पड़ता है, बर्फ पड़ती है। अब इसी देश का दूसरा एक हिस्सा आ जाइए दक्षिण में कितना गर्म पड़ता है, समुद्र ही समुद्र है। अब एक से दूसरा इतना अलग है, लेकिन तब भी ये देश एकता में बंधा है। इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। तो पहले तो वो उस चीज के बारे में लोगों को नॉलेज देते थे कि ये एक्चुअल है क्या हमारे पास में। जब ये सारी नॉलेज उनको हो जाती तब वो बताते कि इस संपूर्ण देश के लोगों की समस्याएं क्या हैं। अब इन समस्याओं को जब समझा देते तो फिर बताते कि इन समस्याओं की जड़ क्या है, वो है अंग्रेज। तो इस अंग्रेजों के खिलाफ हमको लड़ना है, एकजुट होना है। तो इस तरीके से जब तक कहते हैं ना कि हमें जब तक किसी चीज़ का संपूर्ण नॉलेज नहीं हो तो हम उसके बारे में कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ होती थी कि भाई अगर हम चाहते थे कि भारत के किसान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों तो उन्हें सबसे पहले भारत से अवगत कराना ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से वो भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सभी के बारे में पहले अवगत कराते और फिर इन सभी की समस्याओं को एक करते और फिर बताते कि इन समस्याओं का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। प्रश्न संख्या 19 है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? कौन सा ऐसा भाई, अब किसान एक जगह का किसान तो था नहीं, अब वो हर जगह किसानों के पास जाते थे और सभी जगह एक प्रश्न करते थे। और इस प्रश्न का कारण भी हमने आपको बता दिया कि भाई वो भारत के किसानों को एकजुट करना चाहते थे। मगर वो प्रश्न क्या थे? देखिए, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते। भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? सब बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है ये हमें आप बताइए। फिर है, ये भारत माता कौन है? फिर तीसरा प्रश्न है, वह धरती कौन सी है जिसे वे माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? तो लोग जब ये जवाब देते कि भारत माता ये धरती है तो बोलते कि भाई भारत माता धरती है तो कौन सी धरती है? आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस सूबे में रह रहे हैं, कहाँ की धरती के लिए आप जयकार बोल रहे हैं? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कौतूहल व ताज्जुब से भर जाते। अब जब हमारे सामने क्यूरियोसिटी आ जाती है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से वो प्रश्न जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो वो प्रश्न हमसे पूछे और उसका जवाब देने के बावजूद हमें लगे कि नहीं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, यानी कि कौतूहल भरता है और हम उसका जवाब जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो यही किसानों के साथ होता था कि वो सारी चीज़ों को जानते और फिर उसके बाद वो नेहरू जी से इसका जवाब जानने के लिए उत्सुक रहते थे। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? अभी तक हमने नेहरू जी के सपने तो देख लिए, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि भारत के विकास के लिए आपके दिलो दिमाग में क्या सपने हैं? भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। पहला, सभी को मूलभूत सुविधाएं मिले, जो बेसिक नीड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं हमें मिलनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ में पानी है, बिजली है, टॉयलेट है, साफ सफाई है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये हम सभी को मिलनी चाहिए। देश में रोज़गार बढ़े, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो रोज़गार में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जब रोज़गार बढ़ेगा तो भारत का जो इतना प्रतिभा संपन्न और जो नवयुवक है वो भारत में ही कार्य करेगा, हमारी प्रतिभा भारत के बाहर नहीं जानी पाएगी। तकनीकी विकास हो, टेक्नोलॉजी विकास तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम विश्व के लेवल पे देखें तो अभी हम पिछड़े हैं, तो अभी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है।
उद्योग व कृषि की उन्नति हो, जो भी जो व्यापार उद्योग लगाए गए हैं, उद्योग कारखाने जो लगाए गए हैं उनका, और कृषि में तो डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है देश में शांति का माहौल रहे। आज बहुत ज़्यादा जो है हिंसा और जातिगत भेदभाव, ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो उन समस्याओं से निजात पाना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर में भाषण है, अर्थात लेख एक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था इसको समझना, लेकिन ऐसी कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं था और ना ही कुछ ऐसी बातें थी जो आपके समझ में नहीं आए। तो हमने समझा तो दिया चैप्टर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सभी कुछ हमने आपको करा दिया है, और साथ साथ हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो अच्छे से चैप्टर आपको मैंने क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से आपके सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स में भी हम इसी तरीके से आपको पढ़ाते हैं, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आकर निश्चिंत रूप से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का पैकेज, किसी तरह का कूपन, किसी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी निःशुल्क वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जगह जो है आप फ्री में इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जब पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, खास तौर से, क्योंकि भाई ये तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, तो उस समय हमें सही टॉपिक ढूंढना, सही चीज़ें समझना, देखना, इन सब में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा टेंशन होता है। तो इन सारी चीज़ों का निवारण एक है कि आप हमारी वेबसाइट और ऐप पे आ जाइए। यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखी गई है, यानी कि आप हर चैप्टर तक और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक बहुत इजी तरीके से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आइए, आप अपना मीडियम और बोर्ड सेलेक्ट करिए, उसके बाद में आपके सामने क्लासेस हैं, क्लास सेलेक्ट कीजिए आप जिस किसी भी क्लास में हैं, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट, अपनी बुक, और बुक के बाद अपना चैप्टर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने हर चैप्टर को अलग अलग पैटर्न्स में समझाया है। कहने का मतलब है कि एक ही चैप्टर, जैसे है ये हमने भारत माता है, तो ये हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये चैप्टर हमने क्या क्या इसमें कराया। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया, NCERT सोल्यूशन कराया, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे पैटर्न आपको सारे ही सब्जेक्ट के सभी ही चैप्टर्स में मिलेगा। एक सिंगल चैप्टर में भी आपके लिए ये सारे पैटर्न्स रहेंगे। तो इजी भी रहता है क्योंकि हम हर तरीके से इस चैप्टर को समझ जाते हैं। इसके अलावा जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर्स हैं, बोर्ड क्लासेस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके लिए रिवीजन वीडियोस हैं, आपके बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं, टिप्स रहते हैं। इसके अलावा हम शॉर्ट्स भी आपके लिए इशू करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, ताकि आप बहुत आसानी से सारा प्रिपरेशन कर पाएँ। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए बिना किसी टेंशन के। हमारा ये जो बुक है आरोह भाग 1, इसका गद्य खंड का ये आखिरी अध्याय था भारत माता, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमारा शुरू होगा काव्य खंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में के साथ में, ठीक है, जहाँ से हम काव्य खंड को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।